दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ और जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। एक ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में बोलेंगे इसको जल प्रवाह प्रणाली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जल प्रवाह प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम किसी भी प्राकृतिक जो बनावट है किसी भी देश का, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। अब ये जल प्रवाह प्रणाली होता क्या है कि आप देखेंगे कि पानी को निकलने के लिए चैनल की ज़रूरत होती है। पानी अपना रास्ता खुद अख्तियार करता है। अगर आप उस पानी को रोकेंगे तो दूसरा रास्ता बनाएगा। और जहाँ पर चैनल सिस्टम नहीं होता है, प्रवाह के रास्ते नहीं होते हैं, बनते हैं, वहाँ पर अक्सर बाढ़ की घटना होती है, क्योंकि पानी को निकलने का रास्ता नहीं है। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि बाढ़ क्यों, खास करके उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ अक्सर क्यों होता है और जिससे कि जान माल बहुत ज़्यादा प्रभावित क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो जल प्रवाह जो प्रणाली है या ड्रेनेज सिस्टम, उसके लिए 3-4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करते हैं। वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण तत्व हैं जो जल प्रवाह प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो पहला, जियोलॉजिकल फैक्टर, भूगर्भीय कारण। दूसरा, चट्टान की बनावट, माने रॉक, माने फॉर्मेशन ऑफ रॉक। तीसरा, स्लोप, मतलब जमीन की जो लैंड फॉर्म है वो स्लोपी है या समतल है, उससे भी जल प्रवाह प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित होता है। और चौथा कि उसमें जल की क्वांटिटी कितना है, मतलब उसमें वाटर बॉडी कितना है। अगर मान लीजिए रिवर पेरेनियल है, मतलब लगातार उसमें जल का प्रवाह होता है, या वो बरसाती है, केवल बारिश में ही वो लबालब भर जाती है और उनका प्रवाह बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, तो ये सारे चीज़ जो है वो फोर्थ में होगा, द क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉडीज। ये 4 फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम अब बताएंगे आपको कि जो दक्षिण भारत के जो नदियां हैं उनके नीचे क्या है, उनके नीचे हार्ड सरफेस है, रॉक है, और उसके कारण से उन्होंने बड़े बड़े ट्रफ का निर्माण किया हुआ है। तो मैंने जिसको गड्ढा बोलेंगे। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो जल प्रवाह प्रणाली को प्रभावित करते हैं। अगर हिंदुस्तान में हम देखेंगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके प्रकार कितने हैं, तो अगर बेसिन के हिसाब से देखें कि जो रिवर बेसिन है उसके हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमें 3 प्रकार के बेसिन, 3 प्रकार की नदियां मिलती हैं। ऐसे नदियां जिनके की बेसिन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, उसको बोलते हैं बड़ी नदियां। तो हिंदुस्तान में ऐसी 14 नदियां हैं जो कि जिनका की जो बेसिन है, रिवर बेसिन है,
वो 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और ऐसी नदियाँ 14 हैं। इसके बाद छोटी नदियाँ जिनका कि बेसिन 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है और 20,000 से किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तो ऐसी नदियों की भी भरमार है अपने देश में। और लगभग कुल 44 मतलब 44 नदियां ऐसी हैं जिनका कि कैचमेंट जो बेसिन है वो 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा है स्क्वायर किलोमीटर से, और 20,000 किलोमीटर से कम है। और तीसरे प्रकार की नदियां वो हैं जिनके कि जो रिवर बेसिन है वो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। अब ये बहुत सारी जो नदियां हैं वो आपको अरावली के से जो निकलने वाली नदियां हैं, या जो पश्चिमी घाट इलाके का जो नदियां हैं जो बहुत स्लोपी है, और पश्चिमी घाट और अरबियन सी के बीच में फासला भी बहुत कम है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि बहुत सारे, जैसे कि आप मालाबार जो केरला में पड़ता है उस तरफ देखेंगे तो पश्चिमी घाट और अरेबियन सी के बीच में फासला 50 किलोमीटर भी रह जाता है। लेकिन जो जो आप ऊपर बढ़ते हैं, मतलब कोंकण एरिया की तरफ जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो अरेबियन सी और पश्चिमी घाट के बीच में 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर भी वो चौड़ाई हो जाता है। तो वहाँ पर जो बहुत सारी नदियाँ जो बह रही हैं, वो उनका जो रिवर बेसिन है वो बहुत सारे नदियों का 2,000 किलोमीटर से कम है। और इसके अलावा जो अरावली नदी के, अरावली पहाड़ के पास से जो नदियाँ निकलती हैं, और ख़ास करके जो ईस्टर्न साइड की अरावली जो पहाड़ है उससे पश्चिमी साइड से भी नदियाँ निकलती हैं और पूर्वी साइड से भी निकलती हैं, जो हरियाणा की तरफ जाती हैं, और धीरे धीरे वो लुप्त प्राय हो जाती हैं। बहुत सारी नदियों का निर्माण रेनी सीजन में भी हो जाता है, और उनका भी जो रिवर बेसिन है वो बहुत छोटा हो जाता है, 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है। तो ये तो साइज के आधार पर, आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ। दूसरा वर्गीकरण क्या है? जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो नदी या तो अरबियन सी में वो वहाँ पर जाके मिलती है, या वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की नदियां हैं जो बाद में जाकर के अरबियन सी में और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं? तो जैसे कि आप नक्शे में देखेंगे, ये नक्शे बाद में करेंगे, जैसे गंगा की नदी है, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद में महानदी जो कटक के पास में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत की जितने महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिलती है। लेकिन बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो अरबियन सी में मिलती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में मिलती है। ताप्ती यहीं मुल्तई से निकलती है, बैतूल जिले से, और अधिकांश हिस्सा उसका महाराष्ट्र से होकर के वो गुजरती है, और उसके बाद में वो खंभात की खाड़ी में, जो अरब सागर में की खाड़ी बोलते हैं,
वहाँ पर जाके मिलती है। और इसी तरह से जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में मिलती है। जो मैंने पश्चिमी घाट का जो बहुत सारी नदियों के बारे में बताया, जैसे कि पेरियार, श्रावस्ती या कालिंदी या भरतपुजा जो केरल की नदी है, ये छोटी छोटी नदियां हैं। शारदा नदी जो कर्नाटक के पास में पश्चिमी घाट से निकलती है, जहाँ पर कि जॉग फॉल है, जिसको वाटर फॉल कहते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, तो श्रावस्ती नदी पर बनी है। तो ये सारी जो नदियां हैं वो छोटी छोटी नदियां वो पश्चिमी घाट से निकलते हुए अरब सागर में गिरती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में अगर नक्शे को, अगर मैप को अगर आप सही ढंग से अगर आप देखें, तो ये जो अपना ये पश्चिमी, ये जो आप ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कन्याकुमारी के पास में आकर के ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों नोट का निर्माण करते हैं और दो एक दूसरे में मिलते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो है अनाई मुड्डी, जो सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं अनाई मुड्डी। ये जो ग्रीन कलर का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा पश्चिमी घाट का इलाका है। और ये पश्चिमी घाट के बाद में आप देखेंगे कि इसके बाद में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो यहाँ से अगर आप ऐसे घुमाएंगे इसको, तो नर्मदा नदी को क्रॉस ऐसे करेंगे, घुमाएंगे, और फिर अरावली के पहाड़ को आप यूँ लेना है, इसको कवर करना है और सीधे आगे बढ़ते हुए ये यमुना नदी के पश्चिम से थे। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये एक दो वाटर बॉडीज का निर्माण करता है। और पहला है कि आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट का एरिया लेते हुए और नर्मदा नदी का जो अमरकंटक है जहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी जो मूलतः है उसको मैंने अंदर कवर कर लिया है। ये वाला एरिया जो है ये सीधे होते हुए दिल्ली रिज से होते हुए ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये जो है ना एक अलग वाटर बॉडीज का निर्माण करता है। और सारी नदियां जो हैं वो इधर की सारी नदियां वो कहाँ बहती है, बह करके बंगाल की खाड़ी में जाती है। और जो इधर की नदियां हैं जिसमें कि सतलज और रावी, चिनाब, झेलम, और सबसे लास्ट में जो सिंधु नदी है वो होते हुए कराची के ईस्ट में जाकर के अरब के सागर में मिलती है। तो उसके बारे में हम बाद में अभी बताएंगे आपको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो प्रकार के वाटर बॉडीज का निर्माण हिंदुस्तान में हुआ है। एक और भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। वो वर्गीकरण क्या है कि ऐसी नदियां जो सालों भर उसमें जल का प्रवाह होता रहता है, और दूसरी प्रकार की नदियां वो हैं जो बरसाती सीजन में या मानसून आने के बाद में एक्टिव हो जाती है और फिर उसमें जल प्रवाह होता है। तो ऐसे जो नदियां हैं वो कौन कौन से हैं, यदि आपने देखा होगा तो यदि पेरेनियल रिवर है तो वो मैक्सिमम कौन सी नदियां हैं, हिमालय के से जो नदियां निकलती हैं वो सारी नदियां पेरेनियल हैं, लगातार बहती हैं। उसका रीजन क्या है, दो प्रकार के रीजन है। एक तो उसमें स्नो मेल्टिंग के द्वारा, बर्फों के गलने के कारण से वो नदियां हमेशा प्रभावशील रहती है। और साथ साथ रेनफॉल में जब बारिश होता है या मौसम के माने हमारे यहाँ मानसून जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी का बहाव उत्पन्न होता है।
जैसे कि आप देखेंगे कि बरसात के समय में अगस्त के महीने में अगर गंगा नदी का जल स्तर अगर हम फरक्का बैरेज के पास में देखेंगे तो लगभग 55,000 क्यूबिक फीट, क्यूजेक जिसको बोलते हैं, उतना पहुंच जाता है। लेकिन जब आप जनवरी फरवरी से लेकर मई महीने के समय में देखेंगे, जबकि गंगा का प्रवाह बहुत कम हो जाता है और केवल स्नो मेल्टिंग या बर्फ के पिघलने से ही गंगा प्रवाहशील होती है, तो उस समय में उसका जो प्रवाह है, माने वाटर रेजिम इसको बोलते हैं, वो 1300 के लगभग पहुंच जाता है। तो कितना गैप है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश के समय में हमारी जो नदियां हैं बहुत ज़्यादा उनमें वाटर बॉडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो अपने साथ में पानी लेकर के चलती है और फिर समुद्र में जाकर के मिलती है। तो ऐसी जो नदियां हैं वो दो प्रकार के हैं। जो हिमालयन नदियां हैं, जितनी भी हिमालयन नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना, कोसी, गंडक, रामगंगा और बूढ़ी गंडक, और ये सारी नदियां जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ये स्नो फेड नदियां हैं, मतलब बर्फ के पिघलने से ये नदियां लगातार प्रभावशील रहती है। इसी तरह से अगर आप सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सिंधु नदी, ये जो सारी नदियां हैं, ये सभी नदियां हिमालय पहाड़ से निकलती हैं और ये हमेशा प्रभावशील रहती है। तो और दूसरी जो नदियां हैं, दूसरी प्रकार की जो नदियां हैं, और ख़ास करके दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती है, खास करके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या तुंगभद्रा या उनकी बहुत सारी सहायक नदियां। तो ये नदियां आप जानते हैं कि उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये स्नो फेड रिवर्स नहीं है और इसके कारण से ये सालों भर प्रभावशील नहीं रहती है। तो इस प्रकार से हमने नदियों का वर्गीकरण किया। अब चलते हैं बारी बारी से इसका एक वर्गीकरण और भी हो सकता है, और वो वर्गीकरण क्या है कि पहला हिमालयन रिवर्स और दूसरा हिमालयन रिवर्स में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियां जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सहायक नदियां हैं। उसी तरह से गंगा नदी और उनकी सहायक नदियां यमुना नदी, और उसके साथ में उनकी सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, कोसी, घग्गर, मैंने घाघरा नदी, घग्गर नहीं घाघरा, और गंडक और महानंदा जो दार्जिलिंग क्षेत्र से निकलती है। ये सारी नदियां जो हैं वो स्नो फेड नदियां हैं, क्योंकि इनका जो ओरिजिन जो है वो हिमालय पर्वत से होता है। लेकिन दूसरी प्रकार की नदियां क्या हैं? पेनिसुलर, जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के इलाके से निकलती है, और ये जैसा कि मैंने अभी बताया कि पेरेनियल रिवर नहीं है। लेकिन इसमें कावेरी जो है वो पेरेनियल रिवर है। वो क्यों है कि साउथ वेस्ट मानसून के समय में कावेरी के जो अपलैंड एरिया है, जैसे कि आप जानते हैं कि कावेरी जो है नदी है वो केरल से निकलती है, लेकिन केरल में मात्र 3% एरिया में ही वो बहती है। बाकी जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा एरिया जो सिंची ड्रेन करती है वो तमिलनाडु में करती है। तो साउथ वेस्ट मानसून से तो जून जुलाई के महीने में जो कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने से वो नदी लबालब हो जाती है, और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रवेश होता है तो उससे जो मिडिल बेसिन
और लो बेसिन, लो एरिया में भारी बारिश होती है। तो इस कारण से कावेरी जो है वो सालों भर उसमें पानी का प्रवाह होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो नदी प्रणाली है या ड्रेनेज सिस्टम है उसको बोलते हैं अरावली क्षेत्र। अरावली आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अरावली के बारे में बताया था कि ये एक रग्ड माउंटेन है, अनडुलेटिंग लैंड है, उबड़ खाबड़ वाला एरिया है। जो अरावली का जो पश्चिमी हिस्सा है और पूर्वी हिस्सा, तो वहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं। जैसे कि आपको लूनी नदी निकलती है, जो बहुत बड़ी नदी नहीं है, कच्छ रन ऑफ द कच्छ, मतलब गुजरात में जाकर के वहाँ पर मिलती है समुद्र से। और इसी तरह से साबरमती नदी है और माही नदी, ये भी अरावली से ही खास करके उदयपुर एरिया से निकलते हुए और फिर अरब सागर में गिरती है। तो एक तो ये अरावली क्षेत्र का भी हम उसका वर्गीकरण ले सकते हैं। और चौथा जो वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है, मतलब अरब सागर की तरफ का जो हिस्सा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जो आप केरल की तरफ बढ़ेंगे उसका जो अरब सागर और पश्चिमी घाट का इलाका का जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, कम होता जाता है और कहीं कहीं तो 50 किलोमीटर से भी कम हो गया है। तो वहाँ की जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाके मिलती हैं वो हैं पेरियार, श्रावस्ती, कालिंदी, भरतपुजा, जो मैं अभी बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से हम चार वर्गीकरण हमने किया। अब हम चलते हैं बारी बारी से अपने देश में जो नदियां हैं उनके डिटेल व्याख्या करते हैं। तो शुरू करते हैं पश्चिमी क्षेत्र से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये नदियां जो है वो इंडस नदी है और ये नदियां आप देखेंगे अटोक के पास में जाकर के ये हिमालय पहाड़ से बाहर निकल के और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो या अबोटाबाद जिसको बोलते हैं वहाँ पर जाकर के प्लेन पर आती है, मतलब मैदानी इलाके में आती है। उसके पहले हिंदुस्तान में भी बहती है और इसका जो उद्गम स्थल है, जो कि आपको क्वेश्चन पूछेगा, अक्सर पूछा जाता है, तो ये है बोखरछू। ये कैलाश माउंटेन रेंज में पड़ता है। कैलाश रेंज आप देख रहे हैं, ये कैलाश रेंज में पड़ता है और ये नदी जो है ना ये होता हुआ कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास से इसका उद्गम स्थल है। तो याद रखने वाली बात है कि 3 नदियां हैं जो कैलाश रेंज के से निकलती हैं। वो कौन कौन से हैं? एक इंडस रिवर जिसको सिंधु नदी बोलते हैं, दूसरा सतलज नदी। ये सतलज नदी जो है वो एंटीसीडेंट नदी है, मतलब ये हिमालय के उद्गम से पहले की नदी है। और ऐसी नदियां कौन दूसरी नदी है? एक कोसी नदी जो हिमालय के उद्गम से पहले की नदी है, मतलब इसको एंटीसीडेंट नदी कहते हैं। तो ये जो बोकरछू और इसको तिब्बत में सिंगी खम्बन बोलते हैं, खम्बन, सिंगी खम्बन मतलब माउथ ऑफ लाइन। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 11 लाख, इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है और जो पूरा क्षेत्रफल है, जो बेसिन एरिया है, वो है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सबसे बड़ी नदी है यदि आप लंबाई के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि गंगा की नदी का जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, वो उसको बाद में बताएंगे। तो इसके बाद में जो इसकी सहायक नदियां हैं, और एक बात ध्यान में और क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है कि जो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आप देखेंगे कि जो बाएं तरफ है वो हिमालय में ही
इसके बहुत सारे सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक नदी। अभी आपने लद्दाख, इंडिया और चाइना के विवाद के परिप्रेक्ष्य में टीवी में बहुत बार सुना होगा श्योक नदी के बारे में। और गलवान नदी भी आपने सुना होगा। गलवान नदी श्योक नदी में जाकर के मिलती है और उसके बाद में ये श्योक नदी सिंधु नदी में जाकर मिलती है। ये जम्मू कश्मीर के इलाके में ही मिलती है, मतलब मैदानी भाग जो हमने अभी अटोक का क्षेत्र कहा उससे पहले। इसके अलावा जास्कर, हुंजा और द्रास, गैस्टिंग, ये सारी नदियां जो है वो इसके लेफ्ट साइड से, मतलब छोटी छोटी नदियां जो सहायक नदियां हैं वो इसकी बाईं तरफ से सिंधु नदी मिलती हैं और ये सब सहायक नदियां हैं। जो दाहिने तरफ से बहुत सारी नदियां भी सिंधु नदी मिलती है और वो पाकिस्तान तरफ से मिलती है। कौन कौन सी हैं? गोमल नदी, दूसरा काबुल नदी, तीसरा तोची और सांगर और विभोवा, ये 4-5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं और ये सारी नदियां जो है वो सुलेमान रेंज से निकलती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर नक्शे पर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो ये वाला जो एरिया है उस एरिया को सुलेमान रेंज बोलते हैं और इसी एरिया से जो है वो ये बहुत सारी जो दक्षिण साइड की जो सहायक नदियां हैं वो बहुत सारी नदियां सिंधु नदी में आकर के मिलती है। इसके बाद सिंधु नदी में, जब सिंधु नदी अटोक के पास में जो पाकिस्तान में है, वो मैदानी क्षेत्र में अटोबाबाद बोलते हैं उसको आज की तारीख में, वहाँ मिलने के बाद में, वहाँ पर मैदान क्षेत्र में उतरने के बाद में सिंधु नदी सीधे दक्षिण की तरफ रुख करती है, दक्षिण पश्चिम। ये आप देख रहे हैं सिंधु नदी का जो बहाव है वो ये है और ये प्लेन ऑफ इंडस है। ये पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा को ये पूरी तरह से कवर किए हुए हैं और पास कुछ इसके पश्चिम में जाकर के फिर अफगानिस्तान का इलाका शुरू होता है। तो सिंधु नदी आप समझ सकते हैं कि लाइफ वेन है पाकिस्तान का। अगर सिंधु नदी ना हो तो पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। तो इसमें मिठान कोट के पास में आकर के एक जगह है मिठान कोट, वहाँ पर आकर के इसमें 5 नद मिलते हैं। और वो नद कौन सा, जिसका 5 नद में जिससे पंजाब का नामांकन हुआ है। पंजाब मतलब 5 नदियों का प्रदेश। और ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? जो सिंधु नदी के सहायक नदियाँ हैं, जैसे झेलम पहला, उसके बाद में चिनाब सबसे बड़ा सहायक नदी है इन 5 में, और तीसरा रावी, चौथा ब्यास और 5वां सतलज। 1960 में जो इंडस ट्रीटी हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ये मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं, तो उसमें जो इंडस माने सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, ये 3 के वाटर, उनके पानी का उपयोग करने के लिए पाकिस्तान को दिया गया, और रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों के पानी का पूरे उपयोग करने के लिए हिंदुस्तान को दिया गया। लेकिन वो जो 3 नदियां अभी मैंने बताया, उसके 20% पानी का उपयोग भी इंडिया कर सकती है। और देखने वाली बात है, ये सारे नदियों का उद्गम हिंदुस्तान में ही है। जम्मू कश्मीर का अधिकांश इलाके में है और हिमाचल प्रदेश में है। इसके बारे में अभी बताते हैं। इसके बाद जो दूसरी जो सहायक नदी है उसको बोलते हैं झेलम नदी। और ये झेलम जो है वो बेरिंग स्प्रिंग माने झरना से निकला है और ये श्रीनगर से बहती है और वूलर लेक या झील का निर्माण करती है, उसमें जाकर के प्रवेश करती है और झील का निर्माण करती है। इसके बाद
एक नैरो गॉर्ज के रूप में, गड्ढे के रूप में वो निकलती है और बाद में पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान चली जाती है। तो इस तरह से वो चिनाब नदी के झांग जगह पर जाकर के मिल जाती है। और जैसा कि मैंने अभी ये बताया था कि जो इन पांचों जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी के, उसमें चिनाब जो है वो सबसे बड़ी नदियां हैं। और ये चिनाब जो है वो कहाँ से निकलती है? इसको ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पीर पंजर के फुटहिल से निकलती है। और ये दो भाग में विभाजित है हिमाचल में, एक चंद्र नदी बोलते हैं, दूसरा भाग नदी बोलते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं चंद्रभागा। बाद में ये नदी चिनाब वहाँ से निकल करके और फिर पाकिस्तान चली जाती है और हिंदुस्तान में करीब 1180 किलोमीटर तक चलती है। और ये टांडी में जाकर के, झेलम में जाकर के मिलती है। झेलम उसमें मैंने चिनाब में मिलती है पाकिस्तान में, टांडी जगह में। सॉरी, टांडी जो है वो हिंदुस्तान में है, मैंने चंद्र और भाग नदी जो है दोनों वो जाकर के टांडी नदी में मिलती है। इसके बाद जो तीसरी नदी है वो है रावी। ये रोहतांग पास के पश्चिमी हिस्से से निकलती है और इसके बाद में करीब चिनाब नदी में जाकर के सराय सिंधी इलाका है पाकिस्तान में, वहाँ पर जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट नदी है सबसे बड़ी, वो सतलज नदी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कैलाश रेंज में राक्षस ताल जगह है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है। इस नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बहुत एंटीसीडेंट नदी है, मतलब हिमालय के उद्गम से पहले की नदी है। और ऐसा मैंने 3 नदी के बारे में आपको बताया। तो ये सिंधु नदी के पैरेलल माने समानांतर बहती है, वहाँ से आती है। और इसके बाद में इसका जो स्थान है वो रोपर के पास में आकर के, पंजाब के रोपर के पास में मैदानी क्षेत्र में आती है। ये नदी पर ही, इसी नदी पर भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है, जिससे कि पंजाब के अधिकांश हिस्सों का, हरियाणा के हिस्से का सिंचाई होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं सिंधु नदी के, इसके बारे में आपको मैंने बताया। अब चलते हैं गंगा सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी है। इसकी लंबाई हमने बताया 2525 किलोमीटर है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा सागर जगह है, वहाँ पर जाके मिलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री से है। और ये सेंट्रल हिमालय को काटते हुए गंगोत्री से प्रवाहित होते हुए वहाँ पर इसका नाम है भागीरथी है। इसके बाद में देवप्रयाग में आने के बाद ये अलकनंदा नदी से मिलती है और वहाँ पर इसका नाम हो जाता है गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से में बहता हुआ और हरिद्वार में आकर के मैदानी क्षेत्र में उतरती है। ये पहले साउथ की तरफ बहती है और फिर साउथ से ईस्ट की तरफ प्रवाहित होती है। और सबसे बड़ा जो इलाका है वो उत्तराखंड के करीब 110 किलोमीटर लंबाई है उसकी। और इधर यूपी में 1450 किलोमीटर बहती है, बिहार में 425 या 450 किलोमीटर बहती है और बंगाल में करीब 550 किलोमीटर बहती है। फरक्का बैरेज के पास में, मतलब भागलपुर के आगे फरक्का बैरेज के पास में ये 2 भाग में विभाजित हो जाती है। एक का नाम भागीरथी होता है और दूसरा का पद्मा। पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश चली जाती है और बाद में वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और एक बहुत बड़े, और इधर जो भागीरथी नदी जो है ना आगे बढ़ते हुए उसको बाद में हुगली नदी कहा जाता है। बंगाली लोग हुगली नदी जो कलकत्ता को क्रॉस करता है उसको हुगली नदी कहते हैं। और ये गंगा नदी मतलब पद्मा
पद्मा में बाद में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है, जिसको कि बांग्लादेशी वहाँ पर यमुना नदी बोलते हैं। ये याद रखने वाली बात है। पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और फिर पद्मा और हुगली या भगीरथी ये बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको कि बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा, जिसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। ये यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय में ही है, वहाँ से निकलती है और जो एग्जैक्ट जगह है उसको बोलते हैं बांदरपुंछ। बांदरपुंछ जगह है, वहाँ से ये निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है और इसके बाद इसके जो ये प्रयाग में जाकर के या इलाहाबाद में जाकर के ये संगम बनाती है और गंगा में मिलती है। इस यमुना नदी में बहुत सारी सहायक नदियां भी मिलती हैं, जैसे चंबल, जो आप देखेंगे कि यहाँ महू के पहाड़ से निकलता हुआ ये चंबल कोटा होते हुए और फिर राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों को छूते हुए और फिर इटावा के पास में चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। इसी तरह से बेतवा, जो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, भोपाल की पहाड़ियों से। तो बेतवा नदी यहाँ से पूरे एमपी को क्रॉस करते हुए और फिर ये यमुना नदी में मिलती है। बेतवा, केन और सिंध, जिसको कि भिंड के लोग काली सिंध कहते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो सारी नदियां यमुना में मिलती हैं राइट साइड में। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे, मैं बारी बारी से व्याख्या कर रहा हूं और इसके बाद जो गंगा की जो और इम्पोर्टेंट जो सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से गंगा में मिलती है, उसका नाम है जैसे घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक। जो गंडक नदी भी माउंट एवरेस्ट के आसपास से निकलती है, नेपाल होते हुए गुजरती है और नेपाल में इसको नारायणी नदी कहते हैं। इसी तरह से कोसी नदी, जैसा कि मैंने कहा कि ये एंटीसीडेंट नदी है, मतलब हिमालय के उद्भव के पहले से है और ये नदी माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। ये बहुत ज़्यादा अपने साथ में मिट्टी लाती है और इसके कारण से जो सेडिमेंट्स लाती है और जिसके कारण से यह अपनी धारा अक्सर बदलने के लिए कुख्यात है। हालांकि अभी दोनों तरफ बांध बना दिए गए हैं, पूर्वी नहर बना दी गई है, पश्चिमी नहर बना दी गई है, बांध बना दिए गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन होता है और जिसके कारण से तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे गंडक नदी के बारे में उसका उद्गम स्थल आपको पूछ सकता है। तो ये उद्गम स्थल गंडक का कहाँ से है, तो इसके बारे में आपको, ये भी एक हिमालयन नदी है और माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी पर्वत के बीच से निकलती है। ये हमेशा ध्यान देने लायक बातें हैं। इसके बाद में घग्गर नदी और इसके जो निकलने का जो स्रोत है उसको बोलते हैं मैपचा चुंगो जगह है, वो चाइनीज भाषा का शब्द है मैपचा चुंगो। और ये सीसा पानी जो नेपाल है वहाँ पर बहुत बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है और इसके बाद में बहती हुई ये गंडक नदी पटना के पास में गंगा में मिलती है। उसी तरह से कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है और वहाँ पर इसके लेफ्ट साइड से सन कोसी और राइट साइड से
तमुर कोसी, ये दोनों कोसी मिलकर के सप्त कोसी का निर्माण करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही ये नोटोरियस नदी है अपने धारा को, प्रवाह को बदलने में। और इसके शुरुआती मैंने लेक्चर में बताया कि अगर वाटर को चैनल नहीं मिलेगा, मतलब रास्ता अगर पानी को नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा, पूरे इलाके में पानी फैल जाएगा और जिसको हम बोलते हैं बाढ़। तो इसीलिए कोसी नदी को, चूंकि उसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन हिमालय पहाड़ से आता है, वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा वो कटाव करता है, इरोजन करता है, तो जिसके कारण से ये अपनी नदी का जो प्रवाह है, मैंने ड्रेनेज सिस्टम है, उसको अक्सर बदलती रहती है। और पिछले 100 वर्षों के इतिहास में इसने 2-3 बार अपने प्रवाह को बदला है। जैसे पहले 1934 से पहले ये नदी पूर्णिया से होते हुए बहती थी, आज की तारीख में ये सहरसा होते हुए बह रही है। और जो अभी सुपौल जो नया जिला बना है बिहार में, उससे होकर के बह रही है। करीब 100 किलोमीटर वो पूरब से पश्चिम की तरफ आ गई है। अब यहाँ पर सरकार ने दोनों तरफ से उसको बांध बना दिया है, जिससे कि अब नदी की धारा को बदलना मुश्किल है, जब तक कि तटबंध को तोड़ न दिया जाए। और पूर्वी तटबंध को तो पिछले 8-10 साल के दरमियान कोसी नदी ने तोड़ ही दिया था, जिसके कारण से भयंकर बाढ़ आ गई थी। तो ये कोसी को इसीलिए बिहार का शोक नदी भी बोलते हैं। और इसी तरह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक, द सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं, या कोसी को सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि इन दोनों नदियों ने दोनों प्रांतों में भारी तबाही मचाया। हालांकि दामोदर नदी को भी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना के बाद में उसको पूरी तरह से नियंत्रित किया जा चुका है, और इसी तरह से कोसी नदी को भी पूरी तरह से अब नियंत्रित किया जा चुका है। इसके बाद में एक महानदी, महानंदा नदी है, जो गंगा की सहायक नदियां हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वो दार्जिलिंग हिल से हुई है, और वो बाद में गंगा में आकर के मिलती है। जो गंगा की जो दक्षिण साइड की, जो राइट साइड, ये तो मैंने लेफ्ट साइड के बारे में, सहायक नदियों के बारे में बताया। जो राइट साइड की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक है सोन नदी, जो आप जानते होंगे कि अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, और ये याद रखने वाली बात है। एक है नर्मदा नदी, जो अरब के सागर में मिलती है, और दूसरा सोन नदी। सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है, और वो मध्य प्रदेश में बहता हुआ आरा के पास में, बिहार के आरा के पास में, आरा जिला है बिहार में, जिसको भोजपुर भी बोलते हैं, वहाँ पर जाकर के गंगा नदी में मिलती है। इसी तरह से गंगा के पास में, पटना के पास में एक पुनपुन नदी है, वो छोटी नदी है, सोन नदी इतना बड़ा नदी नहीं है, वो भी जाकर के गंगा नदी में मिलती है। ये सब राइट हैंड साइड की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा दामोदर नदी के बारे में हमने बताया अभी आपको, जिस पर कि दामोदर नदी विकास योजना 50 के दशक में भारत सरकार द्वारा बनाया जा चुका है, और उसको नियंत्रित किया जा चुका है। ये नदी जो है वो भी राइट साइड की नदियां हैं, और ये दक्षिणी छोर से गंगा नदी में मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि गंगा नदी की जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। खास करके एग्जाम में आपको स्रोत के बारे में पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि गंगा नदी के उत्तर में जाकर मिलती है या दक्षिण से मिलती है, या वो नदियाँ कौन कौन से स्टेट में बहती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। एक रामगंगा के बारे में हम बताना भूल गए थे, और ये नदी जो है वो गैरसैंण कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और पहले इसको कैपिटल, मतलब अभी जो देहरादून है, उसके बदले में गैरसैंण राजधानी बनाने का ही प्रस्तावना था, जो अभी तक हुआ नहीं। अभी देहरादून इसकी राजधानी है। तो वहाँ पर वहाँ की पहाड़ियों से निकलती है, और उसके बाद में आकर के ये गंगा में आकर के मिलती है। ये छोटी नदी है।
तो इस तरह से मैंने सारे इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में बताया, और यमुना नदी के जो कुछ सहायक नदी हैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यमुना नदी के राइट साइड से जो सहायक नदियाँ उसमें मिलती है उसके बारे में तो मैंने बता दिया कि चंबल है, काली सिंध, केन, बेतवा, ये सब राइट हैंड में मिलती हैं। लेकिन लेफ्ट साइड से भी कुछ नदियां हैं जो यमुना नदी में मिलती हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे हिंडन, और इसके बारे में आप जानते होंगे, गाजियाबाद के पास में हिंडन है और इसी पर हिंडन एयरबेस भी बना हुआ है इसी नाम से। तो हिंडन, इसके अलावा रिंड, संगर और बरुणा, ये 4 नदियां इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो राइट हैंड साइड से आकर के यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, जैसे कि आप देखते हैं कि पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, और इसका जो उद्गम स्थल है उसका नाम है चामयुंगडांग ग्लेशियर, और ये भी कैलाश रेंज में ही आता है, सरोवर माना मानसरोवर लेक के पास में। तो इस तरह से मैंने जो आपको याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पहला जो नदी है सिंधु नदी, जो भी उसका भी जो उद्गम स्थल है वो कैलाश रेंज में है। दूसरा मैंने बताया सतलज रिवर नदी, उसका भी उद्गम स्थल वहीं है। और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी करीब 1200 किलोमीटर तक समानांतर लॉन्गिट्यूडनल स्थिति में अरुणाचल प्रदेश की तरफ तिब्बत में बहती है, और 1200 किलोमीटर बहने के बाद में इसमें तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो नदी। सांगपो मतलब क्या होता है? प्यूरिफायर, पवित्र करने वाला नदी। और इसके जो एक सहायक नदियां हैं वहां पर जिसको रैंगो सांगपो बोलते हैं। रैंगो सांगपो इस ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तरफ से मिलती है, राइट हैंड साइड से मिलती है। तो इस तरह से याद करने वाली बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके 3 नाम हैं। पहला, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, इंडिया में हिंदुस्तान में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको यमुना नदी कहते हैं। तो ये 3 नाम से अलग अलग देशों में जाना जाता है। और ये दोस्तों बहुत बड़ी लंबी नदी है। अब हमने बताया 1200 किलोमीटर तो ये तिब्बत में ही बहती है, बाद में अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, और ये अरुणाचल प्रदेश में सादिया टाउन है, वहाँ के पश्चिमी भाग को छूती हुई निकलती है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में और असम में बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि धानश्री नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ। दूसरा बूढ़ी, दिहिंग, ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा। तीसरा सुवर्णश्री एक नदियाँ ये भी है। सुवर्णश्री के बारे में आप जरूर समझिए कि ये हालांकि ये सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की, लेकिन सुवर्ण जो मैंने आपको 3 नदी के बारे में बताया था उसमें जो तीसरा नदी है वो है सुवर्णश्री, और ये नदी जो है वो भी एंटीसीडेंट है, मतलब हिमालय के उद्भव से पहले की नदी है। हालांकि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी हो गई है, जैसे कोसी जो है बाद में गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई है, सहायक नदियां हो गई हैं। तो इस तरह से 3 जो हमने आपको एंटीसीडेंट नदी के बारे में बताया, वो पहला था सतलज, दूसरा कोसी, और तीसरा सुवर्णश्री। और इसके बाद केमांग, मानस, सनकोस, ये सारी नदियां जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास में आकर के फिर उसके बाद में बांग्लादेश से मिलती है। ये नदी अपने साथ में बहुत ज़्यादा मिट्टी लाती है, सेडिमेंट्स लाती है, और जिसके कारण से नदियों के बीच में बहुत बड़े बड़े आइलैंड पैदा हो गए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो मजूरी जो आइलैंड है वो सबसे बड़ा है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है, और इसी कारण से जो
इसको क्या बोलते हैं भूगोल की भाषा में डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक मतलब नदियों का जो आकार गया है वो उसके शाखाओं के बराबर हो गया है। जैसे कि आप एक ये करें तो इसमें ऐसे यूं यूं ऐसे शाखाएं हो गई हैं। तो ये जो इस प्रकार के जो प्लांट लाइक जो आकार निर्मित करता है उसको क्या बोलते हैं डेंड्राइटिक। और चूंकि इसमें ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लाती है तो इसके कारण से इसके प्रवाह विभिन्न भागों में बढ़ जाते हैं और बीच बीच में आइलैंड का निर्माण करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, क्योंकि हमारा 1 घंटा का ही वीडियो रहता है और उसके बाद हम आपसे क्वेश्चंस भी लेते हैं। तो अब हम दूसरे प्रकार की जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में चलते हैं। तो पहला है पेनिनसुलर इंडिया। अब इसमें दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट नदियां हैं? पहला है गोदावरी, अब जैसे कि आप जानते हैं इसका स्रोत कहां से है, तो यह स्रोत है त्र्यंबक प्लेटो से, त्र्यंबक प्लेटो और नियर नासिक। नासिक में कुंभ भी लगता है। जो 4 जो इंपॉर्टेंट जगह जो कुंभ लगते हैं, पहला प्रयाग में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा उज्जैन में और चौथा नासिक में। तो नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है और इसका जो स्रोत है वो त्र्यंबक प्लेटो माने पश्चिमी घाट में प्लेटो पड़ता है, वहां से निकलती है। ये अधिकांश भाग इसका महाराष्ट्र से होते हुए ये निकलती है। तो जैसे कि आप नक्शा में देखेंगे कि ये जो गोदावरी नदी है ये नासिक यहाँ पर है, ये नासिक का जगह है और यहीं से यहाँ से गोदावरी निकलते हुए ये वाला इलाका है, ये पूरा नांदेड़ को क्रॉस किया हुआ है और इसके बाद में ये नजीम सागर, और इस तरह से नदी बहती है। इस साइड से ऐसे करके फिर आंध्र प्रदेश में होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो लगभग ये 1500 किलोमीटर लंबी नदी है और इसको दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। इसका जो अधिकांश भाग है जो बहती है वो महाराष्ट्र में, उसके बाद में तेलंगाना में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है उसको बोलते हैं महाबालेश्वर। जैसे कि आप नक्शे में देखते हैं यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है, ये महाबालेश्वर है, ये सोलापुर वगैरह होते हुए, और भीमा नदी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं ये यूँ होते हुए ये आंध्र प्रदेश में जाकर के गिरती है। तो आप देखेंगे कि ये तीन राज्य को कट करती है। पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा जो इसका उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर पर्वत है जो कि पश्चिमी घाट का इलाका है। और जो तीसरी नदी है वो सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो दक्षिण भारत की है वो कावेरी नदी है। और कावेरी नदी में जो ये इसका जो उद्गम स्थल है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये केरल में इसका उद्गम स्थल है, केरल में पश्चिमी घाट के इलाके में। और इसके बाद में केरल में मात्र 3% ही मात्र बहती है और उसका कुछ हिस्सा उसके बाद में कर्नाटक में, और उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है वो
तमिलनाडु में बहती है। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था आपको कि ये दक्षिण भारत की पहली नदी है। हालांकि ये स्नोफेड नदी नहीं है, लेकिन जो प्राकृतिक बनावट के कारण और ख़ास करके मानसून के कारण ये सालों भर पानी से भरी रहती है। इसका कारण यह है कि साउथ वेस्ट मानसून में मई जून के जुलाई के महीने में अपर रीचेज में इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और जिसके कारण से इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावशील हो जाता है। और इसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में के कारण इसका जो लोअर एरिया है वो उसमें भारी बारिश होता है, जिसके कारण से पानी ड्रेनेज सिस्टम वहाँ भी पूरी तरह से लबालब हो जाता है। और इसका बेसिन जो कावेरी का जो बेसिन है वो पूरी तरह से प्रभावशील रहता है। और जो मैंने बताया था कावेरी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? ब्रह्मगिरी। इसको केरल में ही है, इसको ब्रह्मगिरी बोलते हैं। और यहाँ से ये नदी निकलती है केरल से होता हुआ ब्रह्मगिरी पर्वत। तो इस तरह से हमने पेनिनसुलर इंडिया के जो इम्पोर्टेंट नदी था उसके बारे में बताया। अब इसके बाद में हम चलते हैं अरावलीज। तो दोस्तों, जैसा कि आप नक्शा में देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि ये है जो पिंक कलर का जो एरिया है, इसको अरावली नदी कहते हैं। इसमें जो पूरब साइड, इधर पूरब साइड में से भी बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी निकलती हैं, जो भिलवाड़ा साइड में, मुंडी साइड में, और लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पश्चिमी साइड का इलाका, जहाँ से कि दो इम्पोर्टेंट नदी निकलती है। पहला का नाम है लूनी, और ये लूनी जो है वो दो छोटी छोटी नदियों को मिलकर के आपस में मिलने से गोविंदगढ़ में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, और उसके बाद में इनको लूनी नदी कहा जाता है। और ये नदी सीधे जाकर के कच्छ के रन में जाकर के, ये यहाँ पर जाकर के कच्छ के रन में जाकर के गिरती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जिसको कि बोलते हैं साबरमती। तो साबरमती नदी के बारे में आप लोगों को सबको मालूम है, और ये अहमदाबाद में बहती है, उससे होते हुए जाती है। साबरमती आश्रम गांधी जी ने बनाया था। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जो उदयपुर हिल्स से निकलता हुआ और झाबुआ अपने मध्य प्रदेश से होता हुआ और फिर ये गुजरात में प्रवेश करती है। तो इस तरह से तीन इम्पॉर्टेंट जो नदी है वो अरावली क्षेत्र के हैं। इसके अलावा अरावली क्षेत्र में पूरब साइड से भी नदियाँ, छोटी छोटी बरसाती नदियाँ रेनी सीजन में बन जाती है और वो हरियाणा की तरफ जाती है। बहुत सारी नदियाँ हरियाणा की तरफ जाते जाते वो समाप्त भी हो जाती है। इसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे लास्ट का जो हमारा वर्गीकरण है वो है पश्चिमी घाट के पास में बहने वाली नदी। तो पश्चिमी घाट के पास में, जैसे कि मैंने बताया कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो पहले के वीडियो में बताया था, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई चूंकि पूर्वी घाट से ज़्यादा है, तो इसके कारण से बारिश पश्चिमी, बहुत सारी जो अरब सागर से जो मानसून आती है वो पश्चिमी घाट रोक लेता है, और जिसके कारण से आप देखेंगे कि पूना में बारिश कम होती है, क्योंकि वो पश्चिमी घाट का लिवार्ड्स एरिया पड़ता है। तो पश्चिमी घाट और जो अरब सागर है उसके बीच में ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, कहीं 200 किलोमीटर है, कहीं 100 किलोमीटर है, कहीं 50 किलोमीटर है। तो वहाँ पर छोटी छोटी नदियों का निर्माण हो गया है। और वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? जैसे पेरियार रिवर, जैसे श्रावस्ती रिवर जो कर्नाटक में है, पेरियार जो है ना केरल में पड़ता है, और भरतपुजा ये भी केरल में पड़ता है, और कालिंदी रिवर और शारदा रिवर पर, श्रावस्ती रिवर पर ही जो है वो जो सबसे विश्व का सबसे
इंडिया का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है जौग प्रपात, वो इसी नदी पर बनता है। तो इस तरह से ये 4-5 महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके अलावा यदि हम कुछ, जैसे हमने गंगा के बारे में बताया, दक्षिण भारत में एक नदी के बारे में हमें छूट गया, उसका पेनिनसुलर रिवर में है महानदी रिवर। और ये महानदी रिवर जो है वो कहाँ अवतरित होती है, माने ये होता है रायपुर के पास में। रायपुर के पास में सिहावा है, सिहावा ये जगह है, यहाँ से महानदी निकलती है और 53% ये छत्तीसगढ़ में बहती है और 47% उड़ीसा में बहती है। और इसके बाद में कटक में जाकर के समुद्र मिलती है और यहाँ पर ये बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और जो कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये महानदी मैं भूल गया था। तो अब हम जो है इसके अलावा बहुत सारे जो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे सुवर्ण रेखा है, बैतरणी नदी है, ये भी समुद्र में बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं और ये छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में निकलते हैं। बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ये सारी नदी, पेनार और पालर, ये छोटी नदियां हैं और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इस तरह से मैंने एक इसका वर्गीकरण किया। अब 2-3 बातों के बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसे कि हिमालयन रिवर सिस्टम में मैंने बताया और उसको 3 भाग में हमने बांटा। पहला इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें इंडस नदी और उसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद गंगा सिस्टम, जिसमें गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियाँ। और तीसरा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ शामिल है। अब कुछ भूगोल वेत्ताओं ने इसके उद्भव के बारे में बताया कि इसका उद्भव 3 जो हिमालयन सिस्टम, जो 3 प्रकार के जो रिवर सिस्टम जो डेवलप हुए हैं वो क्यों हुए। तो उसके बारे में कुछ लोगों ने ये थ्योरी दिया है कि मायोसिन पीरियड में, और उसका पीरियड क्या होता है 5 मिलियन ईयर्स से 25 मिलियन ईयर्स। 5 माने 50 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 50 लाख वर्षों से लेके 25 मिलियन, उसमें 10 गुणित करिए आप, तो 250 लाख वर्ष का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं मायोसिन पीरियड। जूलॉजी का चैप्टर मैं अलग से लूंगा, आप इतना ही समझिए। मायोसिन, ये मायोसिन पीरियड जो है, इस पीरियड के दौरान ये कोई 3 प्रकार का रिवर सिस्टम नहीं था। भूगोल वेत्ताओं का कहना है कि इंडो ब्रह्मा नदी मतलब ये अरुणाचल प्रदेश से, ये जो नदी है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ और यहाँ से होता हुआ ये इस तरह से सिंधु नदी में, अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ जम्मू कश्मीर के आगे से होते हुए, और फिर ये सिंध को क्रॉस करते हुए सिंध के बे ऑफ सिंध में जाकर के ये नदी आती थी। मतलब सिर्फ एक नदी थी। लेकिन बाद में प्लीस्टोसीन पीरियड में, प्लीस्टोसीन ये भी प्लीस्टोसीन एज में, माने 25 से 30 हजार वर्ष पहले, ये सबसे आधुनिक पीरियड है जियोलॉजी में। तो प्लीस्टोसीन एज में आकर के
हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाव हुआ, मतलब अपहीवल हुआ। अपहीवल मतलब उसमें हिमालय में उसके जो हाइट है उसमें वृद्धि होना शुरू हो गया, और इसके कारण से जो दिल्ली रिज है, मतलब जो तो दिल्ली, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ये दब गया, और इसमें बहुत सारे ट्रफ फॉल्ट का निर्माण, गड्ढों का निर्माण हो गया, जो मैंने आपको बताया। और इसी कारण से जो नर्मदा है और ताप्ती है इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, और जिसके कारण से ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाई, क्योंकि इसके जो मिट्टी जो लाती है ये अपने साथ में, वो बड़े बड़े गड्ढों को भरने में ही चली जाती है। तो यहाँ पर दिल्ली रिज जिसको बोलते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया, ये भी दब गया। तो इस कारण से अब जो है ना अलग अलग वाटर शेड का निर्माण हो गया, जो हमने आपको ब्लैक कलर से चिन्हित किया। और इसी कारण से आप देखते हैं कि इंडस जो वाटर सिस्टम है वो अलग हो गया है, और इसके बाद जो है वो गंगा सिस्टम अलग हो गया है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो यहाँ से लेके जो राजमहल हिल्स है, और जो आपको मैंने कल बताया था मेघालय का प्लेटो, ये बीच जो करीब 300 किलोमीटर का जो गैप है, इसको मालदा गैप कहते हैं, ये दब गया। और इसके दबने से, डाउन प्रेसिंग के कारण से, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को पानी निकलने का जगह मिल गया, और इसके अलावा गंगा को भी पानी निकलने का जगह मिल गया। इसी कारण से ये 3 प्रकार के रिवर सिस्टम हिमालय में पैदा हो गए। हालांकि इसमें एक मत नहीं है। तो इस दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं, आज मैंने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको बताया। अगर आपको कोई पॉइंट है तो आप जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।